हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग पेडागोजी स्पेशल क्लासेस में जो है आज का हमारा टॉपिक जो हम कल पढ़ रहे थे बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर यानी मानव व्यवहार के आधार, तो उसी में फर्दर पार्ट रहेगा क्योंकि हमने अभी ये वाला जो चैप्टर है स्पेसिफिकली इसमें कुछ हद तक बायो है जिसमें अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वर्ड टू वर्ड पढ़ के आप जब देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि तो बहुत ज्यादा चीजें हर लाइन में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने दे रखी है या फिर समझाने की बात दे रखी है। ओके, तो इसीलिए इस चैप्टर के कई पार्ट्स बन रहे हैं ताकि अगर एटलीस्ट जो नॉन बायो स्टूडेंट है या जो आर्ट्स के स्टूडेंट है जिन्होंने नहीं पढ़ी अच्छे से बायो कभी, तो उनके लिए भी जो है ये चैप्टर इजी रहे, उनको समझ आए। किसी स्टूडेंट ने 2-3 बार बोला हुआ या फिर पता नहीं अलग अलग स्टूडेंट ने बोला हुआ है कि मैम जो आप क्लासेस जो है थोड़ी सी लेंदी रखिए, मतलब एटलीस्ट 1 घंटे की क्लास तो होनी चाहिए, ऐसा किसी का कहना था। तो देखिए मैं पर्पसफुली जो है ये क्लासेस बीच बीच में एडजस्ट करती हूँ कि कम ज्यादा होनी चाहिए। रीजन बीइंग सबसे पहली चीज आपकी वैकेंसी अभी तक आई नहीं है तो ऐसा कोई ऐसे प्रेशर नहीं है हमारे पास कि हमें ऐसे विद इन अ मंथ सिलेबस कंप्लीट करना है, पहली बात। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि बहुत लंबी क्लास ली जाए। दूसरी बात, जो नॉन आर्ट स्टूडेंट है, क्योंकि कुछ एक पोर्शन इसमें ऐसा है जो कि बायो वाला पार्ट है जो हमें समझना पड़ेगा और उसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं अगर एनसीईआरटी से पूछा गया तो। ठीक है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूं कि मैं अगर उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी तो जो नॉन बायो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे से समझ आ जाएगा। एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स मेरी क्लासेस रेगुलरली देख रहे हैं, रोज रोज नोट्स बना रहे हैं, उनके लिए थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज, आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ने हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं लंबी लंबी क्लासेस डालूं और आप वही देख लें। सो इट्स बेटर कि आप मैनेज कीजिए, मैं जो पढ़ा रही हूं वो प्लस अपनी सेल्फ स्टडी को, तो वो मैनेज आप कर पाए, इसलिए भी क्लास जो है मेरी लिमिटेड होती है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जिन स्टूडेंट्स ने बाद में देखनी होगी कॉन्टिन्यूटी में, उनके तो फिर क्या ही 1 घंटा आधा घंटा, उनको तो जो है वो रेगुलरली वो वॉच मतलब एकदम से देखेंगे ही तो वो बहुत लंबी हो जाएंगी वीडियोस तब तक। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट्स रेगुलर जुड़ रहे हैं ना उनके लिए है कि वो रोज थोड़ा समझें प्लस उसको याद भी कर पाए। ओके, तो सिर्फ पर्पस इतना नहीं है कि आपको समझ आ जाए, पर्पस ये भी है कि जितना मैं रोज करवाऊं वो आपको समझ आ जाए प्लस याद हो जाए। ठीक है जी, सो अभी शुरू करते हैं बिना किसी देर के। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को। चलिए, ये हमने शुरू किया था नर्वस सिस्टम, मैंने आपको ये फ्लो चार्ट दिखा दिया था। हिंदी वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो यहां से ये वर्ड्स अपने टैली कर लीजिएगा। ऑल्दो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने हिंदी इंग्लिश किसी भी चीज में ये चीज ज्यादा नहीं पढ़ी है तो आप इंग्लिश में कंपैरेटिवली जल्दी आपको समझ आ जाएगा, तो आप इंग्लिश में तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम दो तरीके यानी जो तंत्रिका तंत्र था हमारा वो 2 तरीके का होता है जी। 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें हम जितनी भी नर्व्स या जो भी चीजें रिलेटेड है तंत्रिका से रिलेटेड वो सारी की सारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो पूरा का पूरा पार्ट है, जो चीजें कनेक्टेड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाएंगी और बाकी जितने भी न्यूरल टिश्यूज बच गए इन दोनों के अलावा वो सारे के सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाएंगी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक यानी इनवॉलेंटरी, इंटरनली चल रही हैं चीजें, सो ये इंटरनल सिस्टम है और इनवॉलेंटरी है, मतलब इट्स लाइक मेरे को जो है मैं मतलब अंदर से जो चीज आती है ना, ऑटोमेटिक एक्शन जो होता है। लेकिन सोमैटिक में क्या है, वॉलेंटरी होता है, आपकी मर्जी होती है इसके अंदर। देन सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, ये 2 चीजें होती हैं। ऑटोनोमिक भी 2 तरीके से काम करता है और प्लस फिर जो ये ब्रेन और ये जो सिस्टम्स हमने पढ़े हैं इनको मिलाएंगे तो एक एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है जिसके अंदर हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं और कैसे वो चीजें आगे हेल्प करती हैं पूरी बॉडी को मैनेज करने के लिए, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, नर्वस सिस्टम होता क्या है, तो जो तंत्रिका तंत्र जिसको हम बोलते हैं ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स नर्वस मतलब ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है ना, और वो भी इसलिए जटिल या कॉम्प्लेक्स क्यों है क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद क्या चल रहा है इसमें इवोल्यूशन चलता रहता है। ठीक है, तो ये मोस्ट डेवलप्ड यानी क्योंकि अभी तक की बात हो रही है तो अभी तक तो हम लोग ही हैं जो मोस्ट डेवलप्ड है, फर्दर हम आगे जाएंगे तो और भी डेवलपमेंट जो है वो होते रहेंगे। सो ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स और मोस्ट डेवलप्ड है ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स।
दो द नर्वस सिस्टम फंक्शंस एज अ होल फॉर द ईज ऑफ स्टडी हम इसको डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स में। यानी नर्वस सिस्टम जो काम करता है वो तो एक तरीके से होल की तरह ही काम करता है, सारे काम साथ साथ चल रहे होते हैं, बट स्टिल इसको समझने के लिए हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल, और दूसरा रहेगा पेरिफेरल यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र, पीएनएस या सीएनएस के नाम से भी जानते हैं। तो आपको सीएनएस और पीएनएस की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जो नर्वस सिस्टम है यानी जो पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम फाउंड इनसाइड द हार्ड बोनी केस, ठीक है, हार्ड बोनी केस मतलब एक स्कल है बाहर, बहुत हार्ड स्कल है, वो जैसे हमारी खोपड़ी होती है ना स्कल, तो ऐसे ही एक ढांचा है। अगर हार्ड बोन्स के बीच में कोई चीज प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं जी, सीएनएस बोल रहे हैं, जैसे क्रेनियम या बैकबोन, ये दोनों, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स जो है वो ऑर्गन इसमें सीएनएस में आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा था। तो अब पहले ब्रेन की बात करें, नहीं पहले हम पीएनएस इसकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो ये दो चीजें आ गई, पर पहले हम पेरिफेरल की बात करेंगे एक बार के लिए, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स हैं नर्वस सिस्टम के अदर देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो सारे के सारे पेरिफेरल में आ गए। सो हमें इतना समझ आ गया है कि हमने नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी बॉडी पार्ट होंगे वो एक स्ट्रक्चर या बोनी केस के अंदर होंगे, यानी एक हड्डियों का ढांचा सा आपको दिखाई देगा। जो हम किसकी बात करते हैं, एक तो मस्तिष्क की बात करते हैं यानी ब्रेन, और दूसरा हम बात करते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। अब पीएनएस इनके अलावा जो चीजें बच गई वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, पीएनएस में आ जाएंगी, यानी परिधीय यानी पेरिफेरी पे है बाकी सारी चीजें। अब ये जो पीएनएस है यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होगा इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद वॉलेंटरी एक्शन, यानी जो अपने आप हो रही हैं, ठीक है। ऑटोनोमिक क्या होगा, जो अपने आप हो रही हैं चीजें, सॉरी इसमें वॉलेंटरी मतलब हमारे हिसाब से हो रही है सोमैटिक वाला, और ऑटोनोमिक मतलब अपने आप हो रही है, इस पे कोई कंट्रोल जो है इसके फंक्शंस पे वो हमारा नहीं है। ओके, सो ये पीएनएस जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द न्यूरॉन्स या नर्व फाइबर्स, जो हम पहले पढ़ चुके हैं न्यूरॉन क्या होता है। पीएनएस जो है उसको हम डिवाइड करते हैं सोमैटिक और ऑटोनोमस में। ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त खुद से, और नर्व ये सोमैटिक मतलब कायिक वो तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त मतलब अपने आप हो रही हैं चीजें, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, ये जो सिस्टम है सोमैटिक वाला जिसमें वॉलेंटरीली हो रही हैं चीजें, यानी हम कर रहे हैं अपनी मर्जी से, तो उसमें दो पार्ट आ जाते हैं, दो टाइप की नर्व्स हमें देखने को मिलेंगी, एक होगी क्रेनियल नर्व्स, दूसरी होंगी स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो जो क्रेनियल नर्व, अब इन दोनों की ऑब्वियसली अलग अलग बात करेंगे हम। क्रेनियल नर्व्स जो है वो 12 सेट्स होते हैं इसके, देयर आर 12 सेट ऑफ क्रेनियल नर्व, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्रेनियल मतलब क्रेनियम मतलब दिमाग से रिलेटेड है ये चीजें, कि या तो वो नर्व्स जो है दिमाग में ब्रेन में कहीं लोकेटेड है, या फिर ब्रेन तक वो पहुंच रही हैं एटलीस्ट कहीं से भी शुरू होके। ओके, तीन टाइप की क्रेनियल नर्व्स हमने देखते हैं, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। सेंसरी मतलब जो सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं, देखिए सेंसरी नर्व्स कलेक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स ऑफ द हेड रीजन, यानी विजन और ये जो हम पढ़ते हैं स्मेल वगैरह पांचों के पांचों हमारे, और उनको ब्रेन तक लेके आते हैं। बेसिकली सेंसरी मतलब जो सेंसेस से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके दिमाग तक पहुंचा रही है। मोटर नर्व्स जो हैं वो जो मोटर इंपल्सेस ओरिजिनेट हो रहे हैं ब्रेन से, उनको मसल्स तक लेके जा रही हैं, ठीक है। जैसे मूवमेंट ऑफ आई बॉल हो गया, अब आई बॉल जो मूव कर रही है वो क्या है, कंट्रोल्ड बाय मोटर क्रेनियल नर्व्स, यानी किस तरफ वो मूव करेगी, वो मोटर क्रेनियल नर्व्स जो है उसको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। अब मिक्स्ड नर्व जो है उसमें दोनों की दोनों होती हैं, सेंसरी और मोटर। ऑल्दो पार्ट मतलब ये जो काम करती हैं सारी अपने अपने हिसाब से काम करती हैं, लेकिन काम सारा का सारा इकट्ठा हो रहा होता है, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या याद किया, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें क्या पढ़ा हमने, सीएनएस, पीएनएस में हमने दो चीजें पढ़ी, जो हमारा पीएनएस में सोमैटिक और ऑटोनोमिक। तो अब सोमैटिक और सोमैटिक हमने बात कर ली। सोमैटिक में फर्दर अगर देखी तो हमने ये क्या बोला था, दो टाइप की नर्व्स थी, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स के 12 सेट होते हैं और तीन टाइप की क्रेनियल नर्व्स होती हैं, लेकिन स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो वो 31 सेट्स होते हैं, ये क्योंकि वो स्पाइनल कॉर्ड पूरी रीढ़ की हड्डी लंबी है ना, तो वहां की बात हो रही है। ये स्पाइनल नर्व्स के दो फंक्शन होते हैं, एक तो सेंसरी फाइबर, दो मतलब इनके दो काम रहेंगे। जो सेंसरी फाइबर्स हैं स्पाइनल नर्व्स के, वो सेंसरी इंफॉर्मेशन पूरी बॉडी से कलेक्ट करेंगे एक्सेप्ट हेड रीजन,
दिमाग वाले रीजन को छोड़ के, ठीक है। वो स्पाइनल कॉर्ड तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएंगे। मोटर इंपल्सेस जो हैं वो फिर क्या करेंगे, कमिंग डाउन फ्रॉम द ब्रेन, वो जो ब्रेन से वापस आ रही थी ना मोटर नर्व्स जिन्होंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन मसल्स तक पहुंचानी थी, वो यहां से भी जो है होती हुई क्या करेंगी, मसल्स तक सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाएंगी, ठीक है। सो ये चीज आपको एक पूरा फ्लो चार्ट बना के रखना पड़ेगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कहां पे क्या चीजें थी। इसीलिए मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रही हूं कि नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमें सोमैटिक और ऑटोनॉमिक पढ़ना है। सोमैटिक में हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने 12 सेट ऑफ क्रेनियल नर्व्स पढ़े थे और 31 सेट ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं, ठीक है। बस इतना आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट 12 और 31 वाला तो नंबर जो है वो जरूर याद रखिए। अब बात आती है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये अपने आप जो एक्टिविटीज हो रही होती है ऑटोमेटिकली, जैसे बच्चे होते हैं, ये देखिए सलाइवेशन हो गया, अब आप थोड़ा ना सोच रहे हैं कि अब मेरे मुंह में सलाइवा आ जाए, वो ऑटोमेटिकली आता है। जो आप सांस ले रहे होते हैं वो ऑटोमेटिकली ले रहे होते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन चल रहा होता है। तो जितने भी इंटरनल फंक्शंस होते हैं ना, जिन पे आपका कोई जोर नहीं चलता, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं जी, वो सारे के सारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। यानी इसमें सारे के सारे इंटरनल फंक्शंस दिखेंगे आपको, प्लस ये इनवॉलेंटरी होंगे, मतलब आपकी कोई मर्जी नहीं चल रही, इसमें वो अपने आप चल रहे हैं, ठीक है। सोमैटिक में क्या होंगे, वो वॉलेंटरी होंगे, जो हमारी मर्जी के हिसाब से चलने की, मुझे चल अभी वॉक करनी है तो मैं मन करेगा तब मैं खड़ी होंगी और मेरी मर्जी से चलूंगी वॉलेंटरीली। ऐसा नहीं हो सकता कि अंदर से कोई ऐसे जो है हमारी मतलब अंदर से कोई ऐसा काम हो जिसकी वजह से हम ऑटोमेटिकली चलना शुरू कर दें, वो नहीं होगा। ओके, सो आई होप आपको ऑटोनॉमिक जो अपने आप हो रही हैं चीजें, प्लस सोमैटिक जो हमें करनी पड़ रही है, उसमें डिफरेंस समझ आया होगा वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी का, ठीक है। ये जो एक्टिविटीज हैं ऑटोनॉमिक सिस्टम की आर अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। तो ऑब्वियसली जो एक्टिविटीज हो रही होती है वो ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंडर हो रही होती है, मतलब ब्रेन का जो कंट्रोल है कहीं किसी न किसी स्ट्रक्चर का, जैसे आप कुछ देख रहे हैं या फिर आप जो है कोई काम कर रहे हैं या आप कुछ सोच रहे हैं, तो कौन सा स्ट्रक्चर जो है ब्रेन का उस टाइम काम कर रहा है। ओके, अब ये दो टाइप का होता है जी ऑटोनॉमिक, एक है पैरासिम्पैथेटिक और एक है सिंपैथेटिक। हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो परानुकंपी और अनुकंपी। तो ये डायरेक्ट ऐसे फ्लो चार्ट सा दे रखा है जो आप डायरेक्ट देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ओके, मैं एक बार ये आपको इंग्लिश वाले में समझा देती हूँ। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होंगे, प्यूपिल, ये जो फंक्शंस है ना, ये वाले काम जो हो रहे हैं वो पैरासिम्पैथेटिक के अंडर हो रही है और ये सिंपैथेटिक पार्ट के अंडर हो रही है। ओके, जैसे अगर आपका प्यूपिल कॉन्ट्रिक्ट कर रहा है यानी संकुचित हो रहा है, ये देखिए पुतलियों का संकुचन करता है, संकुचन, ठीक है। तो अगर वो संकुचित हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो वो पैरासिम्पैथेटिक के अंडर है। लेकिन अगर वो डायलेट हो रहा है, बड़ा हो रहा है प्यूपिल, तो वो सिंपैथेटिक के अंडर है। तो आप ये देखेंगे कि ये दोनों जो है एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। अगर यहाँ ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ इनहिबिट हो रहा है, यानी वो चीज उल्टी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे डाइजेस्टिव फंक्शंस जो है इंटेस्टाइन के वो ज्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है उनके अंदर। यहाँ पे एड्रेनलिन सिक्रीट हो रहा है, यहाँ पे जो है एड्रेनलिन सिक्रीशन कम रहेगा। ये रिपीट हो रखा है यहाँ पे, बट ये कम रहेगा एड्रेनलिन वाला, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा ब्रोंकाई को, हार्ट को स्लो कर देगा, इनहिबिट टीयर ग्लैंड या इंक्रीज सलाइवेशन। तो अगर ये काम हो रहे हैं तो हम बोलेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक का काम हो रहा है, और ये अगर हो रहे हैं तो वो सिंपैथेटिक सिस्टम काम कर रहा है। और ये दोनों क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, यानी एएनएस के अंदर हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है जी। सो यहां तक आपको एक चीज तो समझ आ गई, यानी नर्वस सिस्टम, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल में हमने क्या चीजें पढ़ी थी, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक। सोमैटिक में हमने 12 सेट तो पढ़े थे क्रेनियल नर्व्स के और 31 सेट पढ़े थे हमारे स्पाइनल नर्व्स के। और क्रेनियल नर्व्स जो है वो 3 टाइप की होती हैं, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। ऑटोनॉमिक में हमने 2 सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, पहला तो हमारा है पैरासिम्पैथेटिक, दूसरा है सिंपैथेटिक। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं बट काम साथ में ही करते हैं, ठीक है। समझ आया इतना? तो ये चीज आपको फ्लो चार्ट के रूप में दिमाग में होनी चाहिए बिल्कुल। अब देखिए एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो रहा है, एड्रेनलिन कम हो रहा है। मान लो मेरे को एकदम से बहुत हाई हार्ट जो है हार्ट बीट फास्ट हो रही है, या मुझे सांप दिख गया कहीं पे एकदम, तो सांप दिखते ही मेरी हार्ट बीट फास्ट होगी, मैं वहां से भागने की कोशिश करूंगी वगैरह वगैरह। तो उस टाइम पे ये वाला सिस्टम काम करेगा एकदम से, मतलब आपकी जो डाइजेस्टिव फंक्शंस हैं वो कम हो जाएंगे, ब्लैडर जो है वो इनहिबिट हो जाएगा,
ठीक है, इससे एड्रेनलिन सिक्रीट हो जाएगा एकदम से, एंड देन ब्रोंकाई जो है वो डायलेट हो जाएंगे, हार्ट बीट एक्सेलरेट हो जाएगी एकदम से, सलाइवेशन इनहिबिट हो जाएगा, स्वेटिंग इंक्रीज हो जाएगी एकदम से, पसीना आपको आने लगेगा, ठीक है, और डायलेट जो है प्यूपिल वो एकदम से ऐसे बड़ा हो जाएगा एकदम कि ओ क्या ही दिख गया, वो वाली चीज, ठीक है, और टीयर ग्लैंड्स जो है वो यहाँ पे स्टिमुलेट हो जाएंगी। जैसे ही वो सांप चला जाएगा या आप सांप से दूर भाग के चले जाओगे तो उस टाइम पे क्या होगा, आपकी हार्ट बीट स्लो होनी शुरू हो जाएगी, डाउन आनी शुरू हो जाएगी, ब्रोंकाई जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम वापस से काम करना शुरू कर देगा, ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो पॉइंट क्या है, उल्टा हो जाएगा, जो बाकी सारे मतलब जो चीजें यहाँ पे हो रही थी वो वहां पे क्या हो जाएंगी जी, उल्टी हो जाएंगी अब क्योंकि आप अब आराम वाली स्थिति में हैं। ओके, ये यहाँ पे वही चीज है कि ये दोनों के दोनों सिस्टम एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जो डिवीजन है, बट जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, बट ये काम एक साथ कर रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम से जो है वो अगर एड्रेनलिन हाई सिक्रीट हो रहा है और एक्सेलरेशन हार्ट की बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो वो कम होगी नहीं, बढ़ती रहेगी, नहीं, वो चीजें आपस में साथ में मिलके काम कर रही हैं। हमें ये पता चलता है कि सिंपैथेटिक डिवीजन जो है वो इमरजेंसी के टाइम पे काम आएगा, जब फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन होगी ना कि अरे ये क्या हो गया एकदम से, ठीक है, तो वो जब क्विक एक्शन आपको लेना होगा तब सिंपैथेटिक डिवीजन काम कर रहा होगा, उस टाइम पे डाइजेशन कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो जो है फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन टू मसल्स या ब्रीदिंग रेट, ऑक्सीजन लेवल, हार्ट रेट, ब्लड शुगर लेवल, ये सारी चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। जब वो सिचुएशन नॉर्मल होगी, जब इमरजेंसी वाली सिचुएशन चली जाएगी, तो वैसे ही पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन काम करना शुरू कर देगा, जो कि मेनली कंसर्न है एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड, यानी आपकी एनर्जी वहां बच रही है, हार्ट रेट भी स्लो है, ऑक्सीजन लेवल भी नॉर्मल है, इस टाइप से, ठीक है। सो ये मॉनिटर करेगा रूटीन फंक्शंस को इंटरनल बॉडी के। जब इमरजेंसी ओवर हो गई तब पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है वो टेक ओवर कर लेगा, और जो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो रखा था वो थोड़ा थोड़ा डाउन चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। अब बात आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो हमने पीएनएस तो कंप्लीट पढ़ लिया, हमने ये पढ़ा, मैं रिपीट इसीलिए कर रही हूं ताकि आपको समझ आ जाए, पीछे की स्लाइड्स मुझे रिपीट ना करनी पड़े या बार बार सेम डायग्राम ना दिखाना पड़े। नर्वस सिस्टम है तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में अभी हम पढ़ेंगे, ये देखिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। पीएनएस में हमने क्या पढ़ा है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पीएनएस में हमने दो चीजें पढ़ी, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था कि इसमें सोमैटिक होगा, ऑटोनोमिक होगा। ऑटोनोमिक में फिर दो टाइप पढ़े, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, उसमें क्या क्या चीजें होंगी। और ऑटोनोमिक क्या होता है, स्वायत्त, मतलब जो अपने आप चल रही हैं चीजें, आपका कोई जोर नहीं है, इनवॉलेंटरी फंक्शंस हैं। और सोमैटिक की अगर बात करें तो इसमें हमने दो चीजें पढ़ी कि दो टाइप की नर्व्स होंगी, एक क्रेनियल नर्व्स होंगी और एक स्पाइनल नर्व्स होंगी। क्रेनियल नर्व्स जो है उनका सेट कितने का है वो आप मुझे बताइएगा, और स्पाइनल नर्व्स की अगर बात करें तो वो 31 का है, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। तो इतना आपको याद होना चाहिए, मेजर चीजें कि कौन सी चीज क्या फंक्शन करती है। और ये सब चीजें हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन सब चीजों की वजह से हमारे बिहेवियर, जो बाहर हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो साइकोलॉजी में हम किसकी स्टडी कर रहे थे, बिहेवियर की, व्यवहार, अनुभव, मानसिक प्रक्रियाएं, इन्हीं की कर रहे थे ना, तीन चीजों की। तो इसीलिए हमें फिर जो है नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ रही हैं। ओके, तो चलिए जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द सेंटर ऑफ ऑल न्यूरल एक्टिविटीज। ये क्या करता है, सारी की सारी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, सारे के सारे कोग्निटिव एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा, इशू मोटर्स कमांड्स जो है वो इशू करेगा कि मसल या ग्लैंड जो है वो कैसे काम करेंगे फिर, ठीक है। दो चीजें इसमें होती हैं, एक ब्रेन होता है, एक स्पाइनल कॉर्ड। ये स्लाइड ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं अभी एरोज लगाऊंगी तो वो भी देख लीजिएगा। अब ब्रेन और उसके बिहेवियर की बात हो रही, तो ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ब्रेन में तीन पार्ट हम मेजर तौर पे लेके चलते हैं, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन, ठीक है। मिड को बीच में लिखते हैं यूजुअली, बट यहाँ पे मैंने अरेंज की हैं चीजें उस हिसाब से। हिंड ब्रेन की बात करेंगे तो तीन पार्ट दिखेंगे आपको, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और जो हमारा सेरिबेलम है। तो ये तीन नाम अगर आपको दिखे तो आपको समझना है कि ये हिंड ब्रेन के पार्ट्स हैं। ओके, फोर ब्रेन में चार पार्ट्स दिखेंगे, एक हाइपोथैलेमस, एक थैलेमस, एक लिम्बिक सिस्टम और एक सेरिब्रम, जिसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। और आप सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों को कंफ्यूज नहीं करेंगे। सेरिबेलम जो है वो हिंड ब्रेन का पार्ट है, और फोर ब्रेन का पार्ट कौन है, जो हमारा सेरिब्रम है, वो जिसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। अब ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो ये कि ये दो आइडेंटिकल हेमिस्फीयर्स में क्या है, कन्वर्ट, मतलब ऐसे पार्टीशन दिखेगा आपको। जैसे ब्रेन का अगर आप स्ट्रक्चर भी देखेंगे ना तो दो पार्टीशन दिखेंगे, दो हेमिस्फीयर। कई बार हम बोल देते हैं ना हमारा लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन,
तो वो जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो लैंग्वेज को कंट्रोल करता है, एल से लेफ्ट, एल से लैंग्वेज, ये याद रखिएगा। जो राइट हेमिस्फीयर है वो यूजुअली स्पेशलाइज मतलब टू डील विद इमेजेस या जो देखने वाली चीजें हैं, स्पेटियल रिलेशनशिप है, पैटर्न रिकॉग्निशन है। तो जो कॉग्निशन लेवल का काम है, सोचने समझने वाला, वो राइट वाला, यानी राइट में आप अच्छी चीजें करेंगे वाली सिचुएशन, और लेफ्ट में एल से लेफ्ट, एल से लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा पार्ट जो है कि मतलब जहां पे दो हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है, तो वो सेरिब्रम डिवाइड किया गया जो कि फोरब्रेन का पार्ट है। और इसी में फर्दर, और जो ये दो हमने किया ना कि ये दो पार्ट में डिवाइड है, मान लो लेफ्ट और राइट, तो बीच में जो ये कनेक्ट करता है लेफ्ट और राइट को, उसको एक जो है माइलिनेटेड फाइबर्स की एक बंडल होता है, शीथ होती है, वो इन दोनों को कनेक्ट करती है, जिसको हम कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। ये नाम आपको याद रखना है। 4 लोब्स होते हैं जी, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होते हैं। फोरब्रेन में, सेरिब्रम में 4 लोब्स होते हैं। एक है फ्रंटल लोब, एक है पैरिटल लोब, एक है टेम्पोरल लोब और एक है ऑक्सीपिटल लोब। तो ये लोब्स के नाम आपको याद करने। अब ये जो पूरी बताया ना मैंने ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर, किस चीज का क्या काम है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि काम पता होगा तभी हम बिहेव कैसे करेंगे या किस वजह से करेंगे वो हमें पता होगा। ओके, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये स्पाइनल कोड यहां से है, तो सबसे नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, मेडुला ओब्लंगेटा, देन क्या हो गया, पोन्स, ये हमारा सेरिबेलम है, और इन तीनों को मिला के क्या बन गया हमारा, यानी सेरिबेलम, पोन्स और ये मेडुला ओब्लंगेटा को मिला के ये हमारा क्या बन गया, अरे ये क्या पढ़ा था हमने, हिंड ब्रेन। ठीक है, तो ये हिंड ब्रेन है, फिर देन बीच में ये जो है ये मिड ब्रेन है, और फिर जो बाकी बचा हुआ पार्ट बच गया ये सारा का सारा हमारा क्या है, फोर ब्रेन है। ओके, स्पाइनल कोड से कौन कनेक्ट करता है, मेडुला ओब्लंगेटा कनेक्ट करता है, यानी स्पाइनल कोड से कनेक्शन जो दिमाग का है वो किसके थ्रू है, मेडुला ओब्लंगेटा यानी हिंड ब्रेन के थ्रू है। ओके, अब ये चीजें यहाँ पे हिंदी में भी दिख रही होंगी। स्पाइनल कोड को मेरुरज्जु, अनुमस्तिष्क बोलते हैं, सेरिबेलम को। तो जो जो यहाँ लिखा हुआ है ना, सेम चीजें हिंदी में यहाँ लिखी हुई, जैसे थैलेमस है तो चेतक, अधश्चेतक, प्रमस्तिष्क। तो ये नाम देख लीजिएगा भाई जिन्होंने हिंदी में पढ़ी हुई हैं चीजें, और अगर आपने हिंदी इंग्लिश किसी में भी नहीं पढ़ी हुई तो इंग्लिश में समझने की जल्दी कोशिश कीजिए, वो आराम से समझ आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आता है हिंड ब्रेन, मेडुला ओब्लंगेटा। तो दिमाग में ये स्ट्रक्चर आप दिमाग में लेके चलेंगे एटलीस्ट, कि सबसे पहले मेडुला ओब्लंगेटा इधर है, देन पोन्स है, और उसके साइड में लेफ्ट में ये क्या है हमारा, सेरिबेलम वाला पार्ट है। ओके, तो मेडुला ओब्लंगेटा लोवेस्ट पार्ट हो गया ब्रेन का, जो कि यही कनेक्ट करता है स्पाइनल कोड से। ओके, तो इसमें बहुत सारे न्यूरल सेंटर्स हैं जो कि बेसिक लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज, जैसे आप ब्रीथ करेंगे, हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर, इन सब को कौन रेगुलेट करता है, मेडुला ओब्लंगेटा। ठीक है, मतलब जो न्यूरल सेंटर्स हैं वो रेगुलेट करते हैं, और न्यूरल सेंटर इसमें हैं बहुत सारे, ये है, और इसीलिए इसको वाइटल सेंटर ऑफ ब्रेन भी बोला जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीबॉडी, वाइटल सेंटर ऑफ द ब्रेन किसको बोला जाता है, मेडुला ओब्लंगेटा को, क्योंकि इट हैज सम सेंटर्स ऑफ ऑटोनोमिक एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज अपने आप हो रही थी, जो ऑटोनोमिक सिस्टम हमने पढ़ा था। ये अभी इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही थी ताकि आपको चीजें समझ आ जाएं। नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें हमने 2 चीजें पढ़ी, सोमैटिक और ऑटोनोमिक। और ऑटोनोमिक में जो चीजें हमने पढ़ी थी, ऑटोनोमिक में हम बोल रहे थे कि जो इनवॉलेंटरली इंटरनल चीजें अपने आप हो रही हैं, तो वो जो लाइफ सपोर्टिंग बेसिक एक्टिविटीज हैं, ब्रीदिंग हो गई, हार्ट रेट हो गई, अब हम थोड़ा ना हार्ट रेट की अब तेज हो जाए, अब कम हो जाए, हो रहा है अपने आप वो। ऐसे ही ब्लड प्रेशर जो चल रहा है वो चल रहा है, ब्लड का प्रेशर, तो वो अपने आप होने वाली जो एक्टिविटीज हैं वो किससे रिलेटेड है, कौन उनको रेगुलेट करता है, जो न्यूरल सेंटर्स मेडुला ओब्लंगेटा में प्रेजेंट है, और मेडुला ओब्लंगेटा किसका, हिंड ब्रेन का पार्ट है। ओके, इसीलिए इसको वाइटल सेंटर ऑफ ब्रेन भी बोला जाता है। देन दूसरा आता है जी पोन्स, ये फिर फर्दर मेडुला से कनेक्टेड है ऑन वन साइड, ये देखिए ये यहां पे हम इसको पोन्स बोल रहे हैं, तो ये एक साइड तो मेडुला ओब्लंगेटा से कनेक्टेड है और दूसरी साइड फिर ये मिड ब्रेन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये देखिए कनेक्टेड विद मेडुला ऑन वन साइड विद एंड मिड ब्रेन ऑन अदर साइड। न्यूक्लियस यानी जो न्यूरल सेंटर है पोन्स का, उसमें ऑडिटरी सिग्नल्स रिलेड बाय आवर ईयर्स, यानी कि इसमें ये भी पहले तो ये ऑडिटरी सिग्नल्स को रिसीव करता है, तो ऑडिटरी सिग्नल्स यानी जो चीजें हम सुनते हैं उनको सबसे पहले कौन रिसीव कर रहा है, पोन्स रिसीव कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि इट इज इन्वॉल्व इन स्लीप मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये चीज पर्टिकुलरली द स्लीप कैरेक्टराइज्ड बाय ड्रीमिंग, तो पोन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है या वो इन्वॉल्व होता है स्लीप मैकेनिज्म में, या जो सपने वगैरह हमें आते हैं उसमें। इट कंटेन्स न्यूक्लियाई अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशंस ऑल्सो, तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। देन थर्ड पार्ट आता है जी हिंड ब्रेन का, सेरिबेलम।
याद रखिएगा, सेरिब्रम जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट होता है, यानी वो फोर ब्रेन का पार्ट है। This highly developed part of hindbrain can be easily recognized by its wrinkled surface। तो ये देखिए यहाँ पे जो wrinkled surface आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए जिसे ऐसे झुर्रियां सी पड़ रखी हों, तो ये जो wrinkled surface है ये क्या है जी, सेरिबेलम है। ओके, जिसको अनुमस्तिष्क बोलेंगे। ये क्या कंट्रोल करता है? इट मेंटेन्स एंड कंट्रोल पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, और जो कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट है उनको कोऑर्डिनेट करना इसका काम है। अब आप नोट्स बनाते टाइम डिट्टो सारी की सारी चीजें नहीं लिखेंगे, आप इस तरीके से लिखेंगे कि आपको समझ आ जाए कि मेडुला ऑब्लोंगेटा सबसे पहले तो लोवेस्ट पार्ट, देन ये कनेक्ट करे, लोवेस्ट पार्ट है तो आपको दिमाग में जो डायग्राम है दिमाग का वो याद होना चाहिए कि नीचे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करेगा, वाइटल ऑर्गन होता है, वाइटल सेंटर बोला जाता है इसको, वाइटल सेंटर इसलिए क्योंकि ये ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उसका सेंटर होता है। पोन्स जो है वो स्लीप मैकेनिज्म से रिलेटेड है, एक तरफ मेडुला ऑब्लोंगेटा से कनेक्टेड है, दूसरी तरफ जो है मिड ब्रेन से कनेक्टेड है। फिर सेरिब्रम जो कि एक रिंकल्ड स्ट्रक्चर है जो कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट का काम करेगा, यानी कोऑर्डिनेट करेगा चीजें, जैसे हम कैसे चल रहे हैं, कैसे डांस कर रहे हैं, राइड कैसे कर रहे हैं बाइसिकल या साइकिल जो भी है, तो उन वो सारी की सारी चीजें, मतलब हमें कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती चलते टाइम, हम बस चल रहे होते हैं, ठीक है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो वो जो ऑटोमेटिकली एक्टिविटीज हैं, जो हमारा मसल का क्या है, कोऑर्डिनेशन है, वो सेरिब्रम के द्वारा होता है। देन है जी मिड ब्रेन, तो ये रिलेटिवली स्मॉल होता है साइज में, ये कनेक्ट करता है हिंड ब्रेन को फोर ब्रेन के साथ, यानी कि ये देखिए, अब इसको हम मिड ब्रेन बोल रहे हैं, यहाँ पे जो चीजें हैं, तो ये मिड ब्रेन हो गया, जो कि ये हिंड ब्रेन था, ये वाला पार्ट इसको कनेक्ट कर रहा था ऊपर वाले फोर ब्रेन वाले पार्ट से, ठीक है। A few neural centers related to some special reflexes, विजुअल और ऑडिटरी सेंसेशन भी यहां पाए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मिड ब्रेन का जिसको हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जो कि अराउजल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे मतलब एक तरीके से हमें अलर्ट कर देता है, एक्टिव कर देता है बाय रेगुलेटिंग सेंसरी इनपुट्स। तो आप ये चीज याद रखेंगे कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट करता है या अराउजल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि किसका पार्ट होता है, मिड ब्रेन का। तो RAS को आप मिड ब्रेन से याद रखेंगे, ये चीज में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। देन आता है जी फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन का, क्योंकि ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं, कोग्निटिव, इमोशनल, मोटर एक्टिविटीज, वो सारी हम इसकी वजह से परफॉर्म कर पाते हैं। ओके, चार पार्ट्स रहेंगे। पहला रहेगा हाइपोथैलेमस, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है ये ब्रेन का, और ये बिहेवियर जो है हमारा, हम कैसे बिहेव करेंगे उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं जिसमें इमोशनल या जो मोटिवेशनल बिहेवियर हमारा इन्वॉल्व होता है, जैसे ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, टेम्परेचर को रेगुलेट करना, सेक्सुअल अराउजल होना, तो वो सारी चीजें हाइपोथैलेमस की वजह से हो रही होती है। उन फंक्शंस को रेगुलेट करता है बेसिकली, ठीक है। जो इंटरनल एनवायरमेंट है बॉडी का, कि हार्ट रेट क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, उन चीजों को भी रेगुलेट करेगा। और जो हार्मोन सिक्रीशन हो रहा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से, जो हम आगे पढ़ेंगे, उसको भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। आप जब हाइपोथैलेमस हम पढ़ेंगे ना, तो जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें दिखेगा कि अच्छा हाइपोथैलेमस की वजह से ये एक्टिवेशन हो रहा है, यहाँ ये चीजें हो रही हैं। ओके, देन आता है जी थैलेमस, जो कि एग शेप्ड क्लस्टर होता है न्यूरॉन्स का, सिचुएटेड ऑन द वेंट्रल या अपर साइड ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अपर साइड पे ये प्रेजेंट रहेगा। एक रिले स्टेशन है जो कि सारी की सारी जो सेंसरी सिग्नल्स आते हैं सेंस ऑर्गन से, वो क्या करता है, ये उनको रिसीव करता है और फिर इनको अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स को के पास प्रोसेसिंग के लिए भेजता है। यानी कॉर्टेक्स में जो चार लोब्स हम पढ़ेंगे ना अभी, तो उन चार लोब्स का अलग अलग काम होता है। तो जो इंफॉर्मेशन थैलेमस के पास आएगी वो अलग अलग कोड, मान लो सुनने वाली इंफॉर्मेशन आई तो एक लोब के पास भेज दी, या मान लो उसने कुछ देखा, दिमाग ने मतलब आंखों ने कुछ देखा, वो इंफॉर्मेशन थैलेमस के पास पहुंची न्यूरॉन नर्व्स के थ्रू होते हुए, न्यूरॉन्स के थ्रू होते हुए, और थैलेमस ने फिर उसको पर्टिकुलर लोब के पास भेज दिया और उसने डिटेक्ट करके बताया कि ये चीज क्या है। ओके, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन इसका लिम्बिक सिस्टम, यानी कि इसमें ग्रुप, ये क्या होता है जी, कंपोज्ड ऑफ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द मैमेलियन ब्रेन। It helps in maintaining internal homeostasis by regulating temperature, blood pressure, blood sugar level. तो homeostasis maintain कौन करता है, लिम्बिक सिस्टम मेंटेन करता है। ओके, जो हिप्पोकैम्पस, इसके अंदर देखिए it has close links with hypothalamus। अब जो हाइपोथैलेमस है, बिसाइड्स हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम में हिप्पोकैम्पस और अमाइगडाला भी होते हैं। तो जो हिप्पोकैम्पस है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हेल्प करता है, और अमाइगडाला जो है वो एक इमोशनल बिहेवियर, तो इमोशनल बिहेवियर से
रिलेटेड ये वर्ड आप याद रखेंगे, अमाइगडला नाम, मतलब आप जैसे भी प्रोनाउंस करें। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है कि लंबे टाइम तक आपको चीजें याद रहें, तो वो हिप्पोकैम्पस एक इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले करेगा। और ये दोनों हिप्पोकैम्पस और अमाइगडला प्लस हाइपोथैलेमस से भी ये क्लोजली लिंक्ड है, तो ये लिम्बिक सिस्टम रहेगा। सेरिब्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हो जाते हैं अगर एनसीईआरटी से पूछा गया तो जो सेरिब्रम, जिसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, रेगुलेट करता है ये जितने भी हायर लेवल के फंक्शंस होते हैं, चाहे वो कॉग्निटिव फंक्शंस हो जैसे अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, लैंग्वेज कैसे बिहेव करेगी, रीजनिंग, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो वो सारी चीजें यहां आपको देखने को मिलेंगी। ये टोटल जितना भी जो ब्रेन हमने स्ट्रक्चर देखा था ना, उसका 2/3 पार्ट जो है वो सेरिब्रम बना रहा होता है। ओके, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो नीचे की तरफ रहेगी थोड़े थोड़े पार्ट में, तो जो बड़े वाला पार्ट था उसको सेरिब्रम या सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलेंगे, जो ये 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड रहेगा। एंड देन इसका जो थिकनेस है वो 1.5 mm से 4 mm तक वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन, जो कि एंटायर सरफेस ऑफ द ब्रेन को जो क्या कर देगा, कवर कर देगा। ओके, जिसमें न्यूरॉन्स होंगे, न्यूरल नेट्स होंगे, बंडल्स होंगे एक्सॉन्स के, जो एक्सॉन्स हमने न्यूरॉन्स में पढ़े थे। अब ये जो 4 लोब है, ये स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। फ्रंटल लोब क्या काम करता है, तो फ्रंटल लोब हमारी कॉग्निटिव फंक्शन से कंसर्न्ड होता है, यानी आप किसी को अटेंशन दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप कुछ याद कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीजें फ्रंटल लोब की वजह से हो रही होती हैं, ठीक है। बट इट ऑल्सो एक्सर्ट्स इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन ऑटोनोमिक और इमोशनल रिस्पॉन्स के ऊपर थोड़ा सा इनहिबिशन कर देता है ये। पैरिटल लोब की अगर बात करेंगे तो इट इज मेनली कंसर्न्ड विद क्यूटेनियस सेंसेशन और उनका कोऑर्डिनेशन, मतलब जो मोटर जो हमारी एक्टिविटीज हो रही होती है ना, मसल मूवमेंट हो रही होती है, वो पैरिटल लोब की वजह से होती है। टेम्पोरल लोब की वजह से हमें ऑडिटरी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर पाते हैं, यानी जो आप मुझे सुन रहे हैं अब और उसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो टेम्पोरल लोब की वजह से आप सुन पा रहे हैं। बताया था ना, थैलेमस क्या करेगा, जितनी भी सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन उसके पास आई है वो फर्दर सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचाएगा। तो अगर सुनने वाली इंफॉर्मेशन है तो वो टेम्पोरल लोब के पास जाएगी, अगर वो देखने वाली है तो वो ऑक्यूपिटल लोब के पास जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ इसको समझ लेते हैं। मान लो आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं, तो उस दौरान जो आप रोड पे देख रहे हैं, दूसरे व्हीकल्स हैं, बाकी सारी चीजें हैं, तो आपका ऑक्यूपिटल लोब जो है वो काम कर रहा है। अगर आप हॉर्न सुन रहे हैं या अपने साइड वाले इंसान की बात सुन रहे हैं तो टेम्पोरल लोब काम कर रहा है। अगर आप मोटर एक्टिविटीज कर रहे हैं कि आप उसको घुमा रहे हैं, गियर लगा रहे हैं, तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज पैरिटल लोब कंट्रोल करेगा। और जो डिसीजन मेकिंग है आपकी, वो फ्रंटल लोब जो है वो क्या करेगा, उसको उसके लिए कंसर्न्ड होगा और उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो जो आपने डिसीजन लिया कि यहां से ऐसे ऐसे करके गाड़ी निकाल लेती हूं, तो वो फ्रंटल लोब था। अब जो आप देख पा रहे हैं वो ऑक्यूपिटल लोब, जो आप सुन पा रहे हैं वो टेम्पोरल लोब, और जो आप मोटर एक्टिविटीज कर रहे हैं वो पैरिटल लोब। तो ये 4 लोब्स जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पार्ट होते हैं, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। उन 2 हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने वाली एक लेयर होती है। तो ये चीजें आपको सारी की सारी याद करनी है। ओके जी, ब्रेन हो गया। यानी अब तक हमने क्या पढ़ लिया आज के क्लास में, जो हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था, उस नर्वस सिस्टम में हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में 2 चीजें थी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के हमने फिर 3 पार्ट पढ़े, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और जो हमारा फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन इंपॉर्टेंट होता है, पूरे के पूरे उसके फर्दर जो पार्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। पीएनएस में तो हमने काफी बार रिवाइज कर ही लिया है। तो अब हम स्पाइनल कॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड एक रोप जैसी कलेक्शन होती है नर्व फाइबर्स की, यानी जो पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसकी बात हो रही है, ठीक है। इट्स वन, इसका जो एक एंड है वो कहां कनेक्टेड है, ऊपर मेडुला ओब्लोंगेटा से कनेक्टेड था, यानी जो हमारा हिंड ब्रेन था यहां पे जो कनेक्टेड है, बिल्कुल अगर आप देखेंगे हाथ लगा के भी, तो वहां पे जो आप कनेक्टेड है, दिमाग आपका यहां से शुरू हो जाएगा। कई बार बोलते हैं ना, अरे छोटे दिमाग पे मत मार, ऐसे गुद्दी में थप्पड़ मार दिया किसी ने तो कि मैंने छोटे दिमाग पे मार दिया, तो वो चीज यहाँ पे जो कनेक्टेड होता है वो मेडुला ओब्लोंगेटा से स्पाइनल कॉर्ड हमारी कनेक्टेड रहेगी। इट्स स्ट्रक्चर ऑल अलोंग इट्स लेंथ इज सिमिलर, जो बटरफ्लाई, और दूसरी तरफ टेल एंड रहेगा, ओपन फ्री टेल एंड है नीचे की तरफ, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का। बटरफ्लाई शेप्ड मास ऑफ ग्रे मैटर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर न्यूरॉन्स के बहुत सारे एसोसिएशन और सेल्स होती हैं। मेजरली 2 काम होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, एक तो ये जो सेंसरी इंपल्सेस आ रही हैं लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द, उसको ब्रेन तक पहुंचाएगा, एंड मतलब लेके जाएगी इंफॉर्मेशन, क्योंकि ब्रेन से कनेक्टेड कौन है, स्पाइनल कॉर्ड ना। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो नर्व्स बनी हुई हैं सारी, वही तो इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर रही हैं।
राइट। मोटर इंपल्सेस ओरिजिनेटिंग, और मोटर जो इंफॉर्मेशन दिमाग से निकली है कि भाई आप ऐसे रिएक्ट करो, तो वो फिर जो है बॉडी पार्ट या मसल्स तक वापस लेके जाएगी इंफॉर्मेशन। तो वो जो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है ना, कि सेंसरी ऑर्गन से कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचा दी, ब्रेन से कलेक्ट करके बाकी जगह पहुंचा दी, ठीक है। सेकेंडली, इट परफॉर्म सम सिंपल रिफ्लेक्सेस दैट डू नॉट इन्वॉल्व ब्रेन। तो कुछ एक ऐसे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जिनमें ब्रेन की जरूरत नहीं होती, उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, तो वो सिंपल जो है सिर्फ एक सेंसरी नर्व या मोटर नर्व के थ्रू चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, तो वो वहीं से काम हो जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? अब तो जो सिंपल रिफ्लेक्सेस हैं वो इनवॉलेंटरी एक्शन होते हैं, यानी आप करना नहीं चाह रहे, ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, आपकी कोई उस पे है नहीं चीजें, ठीक है। यानी मान लो आप पलक झपका रहे हो, अब पलक तो झपकेगी, कितनी देर रोक लोगे ना, तो वो इनवॉलेंटरी एक्शन है, ओके। एंडोक्राइन सिस्टम, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम जो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल में हमने क्या पढ़ी थी? ऑटोमेटिक और सोमेटिक। ऑटोमेटिक में हमने पेरिसिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, सीएनएस में हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, फिर हमने इनको ऐसे करके, अच्छा दिख नहीं रहा होगा यहाँ, तो इन दोनों को कनेक्ट करके नीचे लिख रखा था एंडोक्राइन सिस्टम या तो वो एंडोक्राइन सिस्टम अब एक बार देख लेते हैं थोड़ा। एंडोक्राइन सिस्टम बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे डेवलपमेंट में और हमारे बिहेवियर को मेंटेन करने में, ठीक है। ये कुछ एक स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जिनको हम हार्मोन बोलते हैं, जो कि हमारे बिहेवियर्स को कंट्रोल करेंगे। जैसे कई बार मूड स्विंग्स होते हैं, आप कैसे रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो वो हार्मोन्स का काफी बड़ा रोल उनमें होता है। अब ये एंडोक्राइन सिस्टम मतलब ये कुछ एक डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। तो ये आप चीज याद रखेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, यानी ऐसे कोई डक्ट इनके अंदर होती नहीं है जैसे बाकी ग्लैंड्स में होती है, ठीक है, सिक्रीशन को भेजने के लिए। तो जो भी चीजें यहां से रिलीज होंगी वो सारी की सारी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी, यानी ब्लड के अंदर जो है वो इधर उधर जाएंगी चीजें। ऐसा नहीं है कि स्पेशली कोई जो है ग्लैंड जा रही है जो यहां से वहां इंफॉर्मेशन या चीजें लेके जाएगी, ठीक है। जब एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं या सिस्टम्स की बात, तो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि यहां रहेगी, देन थायराइड ग्लैंड जो कि यहां गले के पास आपके, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी फीमेल्स में, और टेस्टिस जो है मेल्स में। ये यहां पे दिखा दिया। पिट्यूटरी मतलब पीयूष, अवटु ग्रंथि, अग्न्याशय, तो ये देख लीजिएगा नाम जो है भाई इनके हिंदी में। एंड ये जो नाम है इनका क्या क्या काम होता है या फिर यहां से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। क्योंकि अगर इसी में करा दिया तो और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसमें आपको फिलहाल आप नर्वस सिस्टम मैंने आपका करवा दिया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में हमने ब्रेन और स्पाइनल को डिटेल में पढ़ा, किसका क्या काम है सारा आपको याद करना है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने सोमैटिक और ऑटोनोमिक। सोमैटिक में हमने दो टाइप की नर्व्स पढ़ी, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो है वो 12 थी, ये 31 सेट थे, 12 सेट थे दोनों के, और ये 31 सेट थे, ठीक है। देन क्रेनियल नर्व्स 3 टाइप की होती हैं, हमने ये भी पढ़ा। देन जो ऑटोनोमिक, ये तो हमारा ऑटोनोमिक था, ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक रहेगा। फ्लाइट और फाइट वाली सिचुएशन आएगी तो ये हमारा सिंपैथेटिक काम करेगा, और रिलैक्सिंग वाली सिचुएशन, एनर्जी कंजर्वेशन की बात आएगी तो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो हमारा काम करेगा, ओके। तो ये चीजें आपको ऐसे मुजबानी याद होनी चाहिए कि कहां पे क्या चीज हो रही है, तब जाके जो है आपका नेगेटिव मार्किंग वाला जो स्कोप है वो हट जाएगा। और अगर मैं शॉर्ट लेक्चर भी करवा रही हूँ ना 20-22 मिनट, आधे घंटे का, दैट मीन्स आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की एक रेगुलरिटी तो आपकी मेरी क्लासेस की वजह से बनी जाएगी कि आप रोज पढ़ें थोड़ा सा, और जो मैं पढ़ा रही हूँ एटलीस्ट उसको याद कर लीजिए। मतलब वो ऐसे हार्डली आपको याद हो जाना चाहिए, तब जाके आप नेगेटिव मार्किंग में मार नहीं खाएंगे। अदरवाइज कहीं भी कंफ्यूजन हुआ तो वो नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपको ले डूबेगी भी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए।